0.45 ग्राम ऑफ एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 90, was exactly neutralized by 20 ml of 0.5 ml. Find basicity of acid. ये है आपका लोगों के लिए क्वेश्चन। बोलिए n फैक्टर ऑफ बेस, नॉट बेस, एसिड, n फैक्टर ऑफ एसिड। तो देखो क्वेश्चन करके समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक एसिड है ना, हमारे पास एक एसिड है। तो एसिड क्या है हमें पता नहीं, वो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हमें दे दिया क्वेश्चन में, और कितना हमने लिया वो ले लिया। एसिड को लिखेंगे, ये हमारे पास है 0.45 ग्राम एसिड हमने लिया, और इसका NW मॉलिक्यूलर वेट है 90। ओके, ये जो हमने एसिड लिया, ये एसिड मतलब ऐसे क्रॉस, ये जो एसिड हमने लिया, तो एसिड में डायरेक्ट हमें रहते हैं ना, एसिड। तो ये एसिड है। अब ये एसिड है, इसको हमने किससे न्यूट्रलाइज किया? बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो बेस हमने लिया वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये वॉल्यूम हमने कितना लिया है? 20 ml। तो ये वॉल्यूम हम लिखेंगे dV, वॉल्यूम ऑफ द बेस। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन देखो किसमें दे रखा है? नॉर्मलिटी में दे रखा है। तो कंसंट्रेशन जो है हम लिखेंगे N = 0.5 नॉर्मल। चलो ये भी पता चल गया। अच्छा, पूछा एसिड का बेसिसिटी कितना है? देखो मैंने आपको पहले क्लियर किया था, बेस का होता है एसिडिटी और एसिड का होता है बेसिसिटी। एसिड का बेसिसिटी पूछ रहा है, मतलब उसका फैक्टर ही पूछ रहा है ना, राइट? तो कैसे करेंगे? ये इसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो रहा है कंप्लीटली। एग्जैक्टली वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है सॉल्व करने का? व्हाट इज द सिद्धांत? द सिद्धांत इज इसका इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स EQID of acid must be equal to number of equivalents of base। अच्छा, अब दिए हुए फॉर्मूला या डेटा के हिसाब से फॉर्मूला लगाना। तो एसिड का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट दिया है, हमें क्या दे रखा है? गिवन वेट है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? W/E से निकालेंगे, इज इक्वल टू बेस का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? N into B, तो N into BB। अच्छा, ये जो W है ये कितना दे रखा है? 0.45 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 90 बाय n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो n फैक्टर इसका बेसिसिटी हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू नॉर्मलिटी आपका है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इसका ml, लीटर में कन्वर्ट करो 0. कितना? 1000, 0.02, बराबर ना? यस और नो? तो n फैक्टर आएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 गुना 0.02 into 90 डिवाइडेड बाय 0.45, 45 बाय 100 इधर आ जाएगा, तो 90 2 कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, 200 हो गया, 200 100 2 हो गया, 2 into 2 ये हो जाएगा 4 into 0.5 आ जाएगा 2। n फैक्टर इसका बेसिकली देखो आएगी। तो अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? उत्तर है समझ नहीं आया? आप लोगों को पता है ना, साइबर सर जो है वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए मूल कॉन्सेप्ट शाम के टाइम, पता है ना? तो जिनको समझ में नहीं आया वो सर का क्लास अटेंड किया करो। सर ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, देखो नए टीचर लाने का हमारा बेनिफिट यही है कि आप लोगों को जो भी डाउट होता है ना वो शाम के टाइम इमीडिएटली क्लियर हो जाता है। देखिए एक चलता है आपका मेन क्लास, दूसरा चलता है रिवीजन क्लास। सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन चाहिए कि नहीं?
जिन इनको समझ में नहीं आया उनको तो एटलीस्ट यही रहेगा ना। आप लोग ऐसे शांत में बैठे करो, थोड़ा चुपचाप बैठते हो, चुपचाप बैठने से कुछ है। हालांकि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, पता नहीं आज के टाइम में डॉक्टर लोग को बहुत हैप्पी रहना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी रहता है ना। अगर हम दुखी रहेंगे ना, पेशेंट भी दुखी रहेगा। पेशेंट वैसे ही उसके पास कुछ होप नहीं रहता है ना। फैमिली वाले वैसे उसको बोलते बोलते ताना देते देते उसको वैसे ही मार देते हैं, रोते रोते वैसे ही मार देते हैं। अब उसको सोल बॉडी का नॉलेज पता है क्या? नहीं। वो बूढ़ा व्यक्ति उसको हैप्पी होना चाहिए कि नेक्स्ट जन्म में मेरे को नया शरीर मिलेगा। सही बात है ना? ये उस बूढ़े को पता नहीं, डॉक्टर को भी पता नहीं, डॉक्टर तो वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसी दुखी है। अभी बोलते क्या बोलते हैं अभी बोलते ये अरे वो डॉक्टर बन के जाएगा क्या? ऐसे एक पेशेंट ऐसे आएगा, डॉक्टर साहब उनको बचा लो है ना, डॉक्टर की सेवी ये ऐसे रहेगा। वो तो डॉक्टर बचा लो मुझे। उसके बाद फिर क्या होगा? वो एक करेगा, वो एक गया, कुछ नहीं हो सकता है उसका। इसलिए हमें हैप्पी रहना चाहिए। कोई मरने वाला भी हो तो भी बोलना चाहिए कि आप टेंशन मत लो, मैं बचा लूंगा। बूढ़ा बाद में मर गया कौन पूछने वाला है? लेकिन मरने टाइम पर उसे ये फील कराना है कि मैं बचा लूंगा, वो होप है उसको जिंदा करके रखेगा। नहीं तो हम ऐसे मुंह बना के बैठेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति पहले ही मर जाएगा, उसका होप रहेगा तो ही मर जाएगा। ओके सर, हर रोज एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या? हाँ, हर रोज होगा एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को सर नहीं देते ना। इसलिए डॉक्टर बनना मतलब ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा खुश होने का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं अगर डॉक्टर होता मैं अगर आप लोगों को अंधेरा पसंद कैसे? मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा भी अंधेरा होता ही मेरा अंदर का क्या बोलते हैं, अंदर का सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अच्छा इसका आंसर आ गया ना क्यों? आप लोग देखो जब रात में सोते हैं तो एक जीरो बल्ब करके आता है, वो लगाते कि नहीं? आप लोग लगाते नहीं? अंधेरा फिर आप लोगों को जकड़ लेगा। जब भी सोना है ना तो रात में कुछ एक जीरो बल्ब लगा के सोना चाहिए। उससे क्या रहता है, नहीं तो क्या होगा,
एकदम कभी कभी डरावने सपने भी आते हैं, तो वो लाइट जला रहना चाहिए। इतना अंधेरा में नहीं सोना चाहिए, पता है ना, इतना अंधेरा में नहीं सोना चाहिए। आप लोग अंधेरे में सोते हो। अरे वो भरने की जरूरत नहीं, सुनो इधर बात करने के लिए नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन करो। अरे वाह, तो खत्म हो गया, पता नहीं। When an element forms an oxide in which oxygen is 20% of the oxide by mass. The equivalent mass of the element will be, तो आंसर निकालो इसका। ये चैप्टर तो हमारा ओवर हो गया। कौन सा बस था वो? और अभी आप इधर बैठना कल से, उसको क्यों मिलते? अरे आप इधर नहीं तो आप इधर बैठना ना। आ जाओ आ जाओ, आनंद इधर बैठो, आ जाओ। ये क्वेश्चन करो। पर्दा बंद कर दो ना वो। सुनो ये आनंद आनंद आनंद, ये पर्दा बंद कर दो, पर्दा बंद कर दो। ये वाला भी बंद कर दो, सारे पर्दे बंद कर दो। अभी ठीक है ना? आंसर निकला? क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा ये खोलना था। अरे ये बंद कर दो, बंद कर दो, सब बंद कर दो। अभी ये दरवाजा खोल दो।
पूरा अंधेरा अंधेरा रहेगा तो कैसे चलेगा? बोलो अभी क्या लाइट नहीं है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। कुछ तो लाइट रहना चाहिए ना, थोड़ा हवा अंदर आएगा बाहर जाएगा तो वेंटिलेशन से हम जिंदा रहेंगे। बोलो ना। ये सीधा सीधा बोलते नहीं सर, आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन का आंसर है कैसे आएगा, तो पहले इनको रिफ्लेक्शन देखना है। इससे सबसे रिफ्लेक्शन आता है, में किलो लाख ये चलो दीवारों में होल कर देते हैं ड्रिल मशीन। हाँ तो ये ओके, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, क्या है, कौन कौन ऑक्साइड फॉर्म करता है और मेटल है ना। हमारे पास एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है और दोनों मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है। तो उन्होंने परसेंट में बोला है कि जब आप एक एलिमेंट लेते हो वो ऑक्साइड बनाएगा, हमने बना दिया ऑक्साइड NH2, हमने ऑक्साइड बना दिया जिसमें ऑक्सीजन 20% है, राइट। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 20%, और ये 20% कौन सा है W/W है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया ना तो हमें समझना है W/W, राइट। अभी बोल रहा है देखो बाय मास दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लिखा है बाय मास लिखा है, मतलब मास परसेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट मास पता करो किसका, एलिमेंट का। वो एलिमेंट कौन सा है आपका, इसका इक्विवेलेंट मास पता करना, मतलब इक्विवेलेंट वेट। अभी कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर, देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला Al2O3, देख पा रहे हो, सपोज ये भी तो एक मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं। अभी जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या बनेगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस है कि नहीं। अब तो समझते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो कि 2 × 3 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया 6, मतलब इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट दोनों सेम ही। सही बात है, यही इसका फंडा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा, आपको कुछ पता नहीं, बस परसेंटेज में बात चल रही है, पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट किसका कितना है, तो आपको ये सिद्धांत लगाना है कि जो इक्विवेलेंट आपको मेटल का है वो इक्विवेलेंट आपका O का भी होगा। अभी हम उसको कैसे निकालें, सिद्धांत हमें समझ में आ गया, इक्विवेलेंट्स का समान के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आई विल राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ M is equal to number of equivalents of O, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O। अब कैसे निकालेंगे, अब इक्विवेलेंट निकालने का तो अलग अलग फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है मास परसेंटेज, मतलब अगर आप 100 ग्राम लोगे, ये कंपाउंड का अगर सैंपल आप 100 ग्राम लोगे तो 20 ग्राम आपको कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। तो आई विल से 20 ग्राम ऑक्सीजन इन 80 ग्राम, 80 ग्राम मेटल। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, वो 100 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। मैंने मतलब डायरेक्टली बात की, ऐसा भी लिख सकता था कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम कंपाउंड, तो ऑटोमेटिकली मेटल कितना आ जाता है आपका 80 ग्राम आ जाता है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मेरे पास वजन दिया गया है, तो मैं कैसा फॉर्मूला लगाऊंगा, W/E का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में मुझे इक्विवेलेंट मास का कांसेप्ट से आया है क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं ना। तो W of oxygen by equivalent mass of oxygen and W of metal by equivalent mass of the metal। अब ये चीज मुझे पता करनी है कि equivalent mass of the element कितना है। So I will say En is equal to, है ना, इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा W of metal multiplied by equivalent mass of the oxygen divided by W of the oxygen। अच्छा, what is the equivalent weight of the, sorry, what is the weight of the metal, 80 ग्राम। मेटल का वेट कितना दिया गया है 80 ग्राम, और ऑक्सीजन का वजन कितना दिया गया है 20 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीजन किस कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है O2 माइनस, क्योंकि कोई भी ऑक्साइड अगर आप लोगे तो O2 माइनस जैसे ही तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर आप Na2 लोगे तो O2 माइनस बनेगा, Fe2O3 लोगे तो O2 माइनस बनेगा। तो एवरीवेयर यू सी ऑक्साइड बनता है मतलब उसमें खुद का आयनिक फॉर्म कैसा रहेगा, O2 माइनस रहेगा। तो O2 माइनस अगर रहा
तो मैं उसका अगर इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए गया तो मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय n फैक्टर. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन? इट इज 16. एंड व्हाट इज द n फैक्टर फॉर ऑक्सीजन? O2 माइनस मतलब 2 आएगा. तो कितना आ गया? 8 आ गया. तो अभी इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8. अब यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है. ये हो जाएगा 32 आपका बचत है. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज 32. समझ पाए ना? तो ये है तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का. अरे एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे करवाना रहेगा स्टाइकोमेट्री का. वो है ऑप्टिकल प्यूरिटी. प्यूरिटी एक्सेस. प्यूरिटी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन भी आता है. आपको कल आया होगा ना असाइनमेंट में? नहीं आया था? परसेंटेज प्यूरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, तो आप लोगों ने सॉल्व कैसे कर दिया? हाँ, परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ठीक है, अभी आप लिख रहे हो, उस पर ध्यान दो. परसेंटेज प्यूरिटी पढ़ा सकते हैं, वो समझाऊंगा. छाप लिया? तो मैं क्वेश्चन देता हूँ परसेंटेज प्यूरिटी के ऊपर. ओके, ये लिखो 20 ग्राम 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट sample decompose as
on meeting to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of what will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? ओके तो देखो परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है। परसेंटेज प्यूरिटी मतलब जैसे अभी ये जो बात है ये बात है 10 साल पहले की बात है, जब मैं क्या बोलते लेस खाता था। तो जब मैं लेस खाता था 10 साल नहीं 15 साल पहले, उस टाइम में 5th क्लास में था, 15 साल पहले 5th क्लास लगभग। अभी जब मैं लेस खाता था, पहली बार जब मैंने लेस को देखा था, पहली बार लेस नहीं खाया था, अंकल चिप्स खाया था। अभी अंकल चिप्स मिलता है क्या हर्ष? तो अंकल चिप्स जब हमने देखा था तो एकदम फूला हुआ रहता है, फूला हुआ पैकेट, एकदम खुला पैकेट रहता है और उसका दाम था 20 रुपया। 5 रुपये तो गाँव में मिलता है आपको, 20 रुपया था, ठीक है, 20 रुपया अंकल चिप्स था। अभी मैंने देखा सबसे खुला पैकेट तो यही है ना। अभी इसको खरीद लेते हैं ये सोचते हुए कि इसके अंदर पूरा पैकेट अंकल चिप्स मिलेगा, तो मैंने वहां से 20 रुपये लेके खरीद लिया। जैसे फाड़ा इतना सा निकला, समझ पा रहे ना, दिखाया इतना बड़ा, खुला के निकला कितना, इतना सा। तो एक्चुअली में क्या है वो, उसका एक्चुअल कंटेंट कितना था, इतना था, दिखाया 100 ग्राम, निकला कितना, 20 ग्राम, 20 रुपये में 20 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं प्यूरिटी। प्यूरिटी का मतलब दिखाना जितना होता है वो एक्चुअली उतना नहीं होता है, उसका एक्चुअल कंटेंट इतना होता है, इसको बोलते हैं प्यूरिटी। इसी प्यूरिटी को अगर आप परसेंटेज में निकालोगे उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज प्यूरिटी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अब और क्लियर हो जाएगा क्यों परसेंटेज प्यूरिटी लगता है, कहाँ लगाना होता है, ये बहुत कॉमन सेंस है। ये देखो आपको दिया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, MgCO3 दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम। अरे तो रेडिकल वगैरह सब आता है, Mg2+ होता है, कार्बोनेट CO3 2- होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के MgCO3 बना। अभी वो मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, डिकंपोज किया। डिकंपोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन किया तो क्या करके, हीट करके, ऑन हीटिंग, हीटिंग मतलब क्या, हमने डेल्टा लाइन बनाया, दिस इज नॉट बिंगो मैड एंगल, दिस इज हीटिंग। जब हमने हीट किया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये वो इक्वेशन है। अभी देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, कोई पत्थर है, कोई क्या बोलते हैं डायमंड है, क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, व्हाट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिमाग में कुछ आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा। सॉल्ट, सॉल्ट का है वो तो टेक्निकल डेफिनेशन बता सकता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना आप लोगों को, क्या चूना होता है, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट चूना ही तो है, चूना मतलब पाउडर है,
अब होता क्या है, आप बाहर से पाउडर लेके आओगे, पाउडर मतलब कौन सा, जॉनसन बेबी वाला नहीं, पाउडर मतलब आप बाहर जाओगे पूरा ये निकाल निकाल के धरती से निकालोगे, पाउडर निकालोगे, वो क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखोगे वो जो एक्चुअल पाउडर है उसके ऊपर ना धूल मिट्टी वगैरह सब लगा रहता है। तो आप लेकर आए कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम, लेकिन वो 20 ग्राम के ऊपर लगा गया है धूल मिट्टी। तो एक्चुअली में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो 100 ग्राम के हिसाब, वो 20 ग्राम के हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि वो 20 ग्राम तो धूल मिट्टी मिलाकर है ना, इम्प्योर है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, इम्प्योर। तो हमें जो इधर निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना एक्चुअली में, वो 20 ग्राम के हिसाब से नहीं निकलेगा, वो 20 ग्राम से कम के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा और समझाता हूँ। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने कितना लिया, 20 ग्राम। अच्छा 20 ग्राम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना कितना चाहिए था, अब इधर में देखो क्वेश्चन में, मैग्नीशियम कार्बोनेट 20 ग्राम में तो बनना कितना चाहिए था, कैसे निकालेंगे, पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है हाँ बोलो, 85% रुको, परसेंट नहीं, अभी पहले मैं बताने दो क्या करें अभी। स्टोरी रुको अभी क्या है, ऐसे बीच में लाइट चला जाता है ना पूरा बिगड़ जाता है। हाँ तो ठीक है ना, आप निकालो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट लिखो, लिखो इक्वेशन लिखो, MgCO3 gives MgO plus CO2, MgCO3 gives MgO plus CO2, इन सभी लोगों ने लिखा। अभी आप देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ ओके। अभी MgCO3 आपने कितना ग्राम ले रखा है, 20 ग्राम, वो उसके नीचे लिख दो, MgCO3 के नीचे लिखो 20 ग्राम। अच्छा अभी 20 ग्राम को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, तो MgCO3 का मोलर मास कितना कैलकुलेट करना है, Mg का होता है 24, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन 3 होता है 48, आ कितना है 84, तो 20 को 84 से डिवाइड किया तो मोल्स आ गया, उसको ऐसे ही रहने दो। अभी देखो क्या बोलता है, 1 मोल MgCO3 से 1 मोल Mg, क्या रुचि ऐसा किसी की बेटी है क्या हो गया हमारे क्लास में, क्या हो गया, तो 1 मोल MgCO3 से कितना मोल FgO बनता है, सिर्फ 1, तो इतना मोल मतलब 20/84 मोल से उतना 20/84 मोल बनेगा, तो लिख लो 20/84 मोल्स, 20/84 मोल्स क्या बनेगा, MgO बनेगा, तो 20/84 मोल्स MgO का उसको मास में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MgO के मोलर मास में, रावणी लिखो लिखो, निकला कितना, कितना वजन आया, 9.52 ग्राम है। अब देखो सभी लोगों का 9.52 ग्राम, आपका 8.5 आया, 9.5 बोला, इसमें करना क्या, 20/84 को 40 ना, 24 + 16 कितना होता है, 40 होता है, आपने क्या मल्टीप्लाई करा, नाजली अभी आपका क्या बोलते हैं, ज्यादा बॉन्ड हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया, निकला कितना, 9.5 ग्राम। अभी देखो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MgO कितना बन रहा है, पढ़ो पढ़ो, अभी समझ में आया, अभी समझ में कहाँ चल रहा है कथा। देखो 20 ग्राम लेने पर
बनना चाहिए था एक्चुअली में कितना 9.5 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुझे पता है MgCO3 तो मैं बाहर से उठा के लेके आया तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ, मिट्टी वगैरह लगा हुआ, तो 20 ग्राम एक्चुअली में खाली 20 ग्राम MgCO3 नहीं, तो MgCO3 जो हम बोल रहे हैं 20 ग्राम है, तो धूल मिट्टी मिलाकर MgCO3 20 ग्राम बराबर ना। इसीलिए आपको जो एक्चुअली MgO मिलने वाला है, MgO आपको 9.5 ग्राम नहीं मिलेगा, 9.5 ग्राम से क्या मिलेगा कम। तो क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना मिलेगा 8 ग्राम। अब देखो तो डिफरेंस आया, मिलना चाहिए था 9.5 ग्राम, मिला कितना, तो 9.5 माइनस 8 करेंगे, राइट, तो कितना आया 1.5 ग्राम का डिफरेंस आया, यानी समझ में आया ना 1.5 ग्राम का डिफरेंस, तो लिखो 1.5 1.5। अच्छा अभी परसेंटेज प्योरिटी तो निकालिए ना, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, तो 1.5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 8 पॉइंट कितना ग्राम है आपका, पहले आया था 9.5 into 100, ये आएगा ना, आपका कितना आया था कितना, ऐसा करना है, रुको रुको रुको, ऐसा करना है, सुनो ऐसा करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, इधर आपका एमजीओ कितना बन रहा है, इधर क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन रहा है एमजीओ, क्वेश्चन के हिसाब से 8 ग्राम बन रहा है। अच्छा ऐसा वाला सोचते हैं, अभी एमजीओ तो आपका 8 ग्राम बन रहा है, तो 8 ग्राम बनाने के लिए एक्चुअली में एमजीओ कितना चाहिए, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, एक्चुअली में कितना चाहिए, तो कैसे देखेंगे 1 मोल एमजीओ बनाने के लिए 1 मोल एमजीसीओ3 और इधर एमजीओ लिखते हैं, 1 मोल एमजीओ बनाने के लिए 1 मोल एमजीसीओ3 चाहिए डिवाइडेड बाय, तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाय करके देखिए कितना मोल बना 40, दैट इज 1/0.2, दैट इज 0.2 मोल बना, तो 0.2 मोल एमजीओ बनाने के लिए एमजीसीओ3 कितना लगेगा x, राइट है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 मोल होने के लिए, तो एक्चुअली अगर मुझे 8 ग्राम मिल रहा है एमजीओ, 8 ग्राम एमजीओ मिल रहा है, तो इतना बनाने के लिए मुझे एमजीसीओ3 कितना मोल चाहिए 0.2 मोल चाहिए, तो 0.2 मोल एमजीसीओ3 का वजन कितना है, 0.2 मोल एमजीसीओ3 का वजन
कितना आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड टू मोल है ना ये तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे इसका मोलर मास कितना है इसका 84 तो कितना कितना आ गया 16.8 ग्राम आ गया ना हाँ तो ये सही है तो यहाँ पर देखते हैं कि 16.8 ग्राम से आपका एक्चुअली में 20 ग्राम जो आपने ले रखा पत्थर मिट्टी मिलाकर है पत्थर मिट्टी वगैरह मिलाकर 20 ग्राम आ रहा है बट उसके अंदर एक्चुअली में 16.8 ग्राम एक्चुअल प्योर एमजीसी होती है जो कि वो 8 ग्राम आ रहा है अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है ना 20 ग्राम जो है वो पत्थर मिट्टी कंकड़ ये सब मिलाकर एमजीसी होती है 20 ग्राम बना बट अगर 8 ग्राम आपका बन रहा है तो 8 ग्राम एक्चुअली कितने से बना है 16.8 ग्राम से बना तो एमजीसी होती है एक्चुअली में प्योर कितना 16.8 ग्राम तो हम बोलेंगे 20 minus 16.8 divided by 20 minus 16.8 करोगे तो गलत आ जाएगा 16.8 divided by 20 into 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अब आप करो कितना आ जाएगा 5 into 40 84% है यानी आपके 84% ही प्योर है दिस इज 81% इज प्योर समझ रहे हैं ना परसेंटेज प्योरिटी इसके 84% प्योर है इसको गलत हो गया इसको मार्क करो गलत मतलब हमें वो सब निकालना नहीं चाहिए था डायरेक्टली हम ऐसे बैक कैलकुलेशन करके करना चाहिए तो एक्चुअली में जो हमने 20 ग्राम ले रखा है उसमें सिर्फ 16.8 ग्राम ही प्योर है तो वो प्योर डिवाइडेड बाय इनिशियली आपने कितना ले रखा है उससे डिवाइड करके 200 करेंगे तो परसेंटेज हमने अभी तक क्या हमने जो किया वो उल्टा कर दिया एमटीओ का कर दिया बोर्ड इज नॉट विजिबल ओ एक मिनट तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये छाप लो फिर ये क्वेश्चन का आंसर है ओके ये छाप लिया परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन मैं साइड ही हूँ और कहाँ पर खड़ा हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट का हमारा खत्म हो गया अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो बचा हुआ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोल रहा है
आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग याद है? भूल गए? याद है ना? भूल गए तो फिर याद करो। आगे बढ़ता हूँ। देखो फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अगर कोई रिएक्शन होता है M1A plus M2B gives M3C plus M4D, तो आपको याद रखना है ग्राम इक्विवेलेंट of A is equal to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to gram equivalent of D। ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला। अगर कोई भी रिएक्शन इस तरीके से होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्विवेलेंस। Is gram equivalent of oxidizing agent and reducing agent। याद आ रहा है ना कुछ? वेरी गुड। कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं आ रहा क्या? किस चीज को याद नहीं आ रहा? एक बार हाथ उठा लो। दोबारा आप लोगों को नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। आपने भाई अभी का फिर लिखा है नोट सेक्शन में, ये सब नहीं लिखा। क्या हुआ? याद नहीं आ रहा ना? बाकी नोट्स वगैरह तो सब लिखा है ना? पक्का? तो कुछ बड़ा टेंशन नहीं, इंपॉर्टेंट है नोट्स लिखा हुआ होना चाहिए। एक नाम लो पूरा। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ थर्ड लाइन में लिखा है GEQ। GEQ मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग गिवन देन कंपाउंड व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम ऐसे देखते हैं कि रेडॉक्स में जिसका ग्राम इक्विवेलेंस कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और हमें समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट बाबा हाँ given then कंपाउंड COMPD। COMPD का मतलब तो कंपाउंड, मेरा शॉर्ट फॉर्म से ये सब। R एक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। क्या हुआ? अभी तो जो CALED है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला था, नहीं लिखा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में C/A लिखते हैं, कॉल्ड। इतना इंग्लिश आना चाहिए आप लोगों को। आप लोग पास आउट है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी से? नालंदा? कौन? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट है ना हर्षवर्धन? और बोस्टन और मैकग्रिल और ये वाला यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं? सिकरपुरा। सिकरपुर में प्रोफेसर कहाँ है? मालेगांव। आपका घर कहाँ पर है? सिकरपुर, अहमदनगर। वो तो उधर से है। अच्छा उधर मंचर में पिकॉक्स क्या? उसका आवाज याद करो। हो गया? चलो अभी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म करेंगे। 12 बज गए ना? तो अच्छा है ना, हर बार तो 12 ही बजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप होमवर्क कर पाओगे तो करो, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर
पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो पढ़ने के बाद अपने समझ में आ जाएगा कि होमवर्क में नहीं दिया जा सकता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 moles of ferrous oxalate in acidic media। चलो करो फिर होमवर्क में करना है। देखो ऑक्सीडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस मतलब Fe2+, फेरिक मतलब Fe3+। अब फेरस ऑक्सीडेंट बना सकते कि नहीं? Fe3O4 बनेगा। अभी क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन से आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना मोल KnO4 चाहिए ताकि 2 मोल फेरस ऑक्सीडेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाए? तो KnO4 हमारे पास है, एक स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूं। स्केलेटल इक्वेशन ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा ये देखो C2O4 क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर C2O4 को खुद से रिडक्शन होगा, C2O4 का अगर खुद से रिडक्शन हुआ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और MnO4 का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? Mn2+ बनेगा कि नहीं? अब जो रिएक्शन हमारे पास है वो आयनिक फॉर्म है। आयनिक फॉर्म मतलब मैं इस रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, आयनिक फॉर्म में लिखूंगा। अब KnO4 को मैं कैसे लिखूंगा? MnO4-। अब MnO4- एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है? Mn2+। और C2O4 जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ये जो है 2 मोल आपको ऑक्सीडाइज करना है इसका। अभी इधर देखो, MnO4-NO2+ जाता है, तो MnO4-NO2+ से जाने का बैलेंस कैसे करेंगे? आपको सिखाया था ना मैंने, कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, जो भी आपको एक मेथड, 2 मेथड सिखाए थे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड पूरा फिर वो होता है 4 पानी फिर उधर डबल कर दो एक्सप्रेस, और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और फास्ट होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा। तो 7 से 2 में जा रहा है बंदा, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? तो रिड्यूस हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने? 5 इलेक्ट्रॉन गेन, ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये बंदा जो गेन किया तो दिया किसने इलेक्ट्रॉन? इसने दिया, बराबर ना? इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो इसको मिला होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, C2O4 में कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितना? 2x -r तो ये हो जाएगा आपका 3। तो +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर जरा देखो, इधर ऑलरेडी C2 लिखा है, तो एक कार्बन को ऑक्सीडाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है? लॉस करना पड़ रहा है। तो 2 कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना का इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अभी हम क्या वर्क करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से 2 है तो 2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस हो गई कि नहीं? और फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने का भी साइन इक्वेशन आ जाएगा।
एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया, तो पहले इतना लिखो, भूल गए सब भूल गया, कुछ याद नहीं, पूरा कागज। ओके, देखो यहां तक सॉल्व हो गया। अभी इसके बाद यहां पर मैंने इक्वेशन लिखा था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, इक्वल है कि नहीं? आप जब इस रिएक्शन को सॉल्व करोगे, सुनो, आप जब इस रिएक्शन को सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा? MnO4 माइनस एक आएगा, C2O4 2 माइनस एक आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे करके आपको रिएक्शन मिलेगा। तो हमें क्या देखना है, क्या बोलना है, जब इक्वेशन सॉल्व होगा तो हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4, बोल सकते हैं कि नहीं? यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वी विल राइट ग्राम इक्विवेलेंस, देखो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ C2O4 2 माइनस, इस तरीके से सॉल्व होता है। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ C2O4 2 माइनस। अब ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंस? n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंस लेंगे नहीं, तो n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इसको n डैश n डैश दे दो। अच्छा, ये MnO4 माइनस का n फैक्टर कितना है? मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर एक्सप्लेन करके दिया था। क्या एक्सप्लेन दिया था? एक मोल को कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है उसको बोलते हैं उसका n फैक्टर। हर्षवर्धन, इधर क्या पेन घुमाने के लिए आए हो? इधर देखो, एक मोल को कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर, की नहीं? तो जब ये एक मोल था तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था? 5, और ये जब एक मोल था कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था? तो इसका फैक्टर हो गया 5, इसका फैक्टर हो गया 5। तो अभी मैं इधर लिखूंगा n फैक्टर MnO4 का कितना था? कितना था? 5, और n फैक्टर इसका कितना था? 2। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फेरस ऑक्साइड, ये तो बैलेंस रिएक्शन में मिल गया। क्वेश्चन में बोला फेरस ऑक्साइड हमें कितना ले रखा है? 2 मोल ले रखा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो ऑक्साइड आएगा, मैं क्या लिखूंगा? 2 मोल लिखूंगा, और किसका मोल पूछा है? MnO4 का, n into 5, तो n equal to 4/5 करेंगे, यहां पर कितना आएगा? 5 into 0.8, तो 0.8 मोल्स आपका रिक्वायर्ड है अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं
इसके द्वारा, मतलब बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, ऐसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं? इसमें लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये वाला बंदा इसको पूरी पूरी तरीके से रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका कांसेप्ट भी सेम होगा। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर आप उसको n फैक्टर करके या फार्मूला दिए हुए फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ये छाप लो। ऐसे शॉक वाला चेहरा मत बनाओ। अगर हम शॉक वाला चेहरा बनाएंगे, डॉक्टर लोग शॉक वाला चेहरा बनाएंगे, तो फिर वो पेशेंट का क्या होगा? तो पेशेंट का क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आया होगा, बचने वाला होगा, डॉक्टर पहले से शॉक देंगे, तो पेशेंट भी शॉक हो जाएगा। छापो, ये छापने के लिए मैंने इतना पढ़ाया। ओके एक और क्वेश्चन लास्ट। अरे इसके बाद फिर इसके बाद हमें फिर कभी ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे तो 5 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। असाइनमेंट तो लिख के दे दो, असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, लिखा हुआ मैं डाल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है। खुश ना करो, खुश रहने का, और आपको यूट्यूब से खुश रहने के लिए। पिछले जमाने के लोग कैसे बिना यूट्यूब के खुश रहते थे? हाँ,